In planning, we have studied that the organization has to set up its objective, goals, or the future course of actions. In organizing, we will discuss that to achieve such objectives or the targets, a business or the organization need to organize its activities so that it will be able to achieve such objective easily. यानी कि प्लानिंग में हमने कोई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी काम वो करेगी, उनको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, कुछ स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, ठीक है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें यही पढ़ना है। देखो, प्लानिंग में तो हमने ये डिसाइड किया था कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। वहाँ तो सिर्फ क्या किया था, प्लानिंग हुई थी। अब हम उसके इम्प्लीमेंटेशन को इनिशिएट्स करते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। यानी कि उन प्लान्स पर काम होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। हमें कोई भी काम करना हो, ठीक है, या कोई भी हमारा गोल हो, उसे हम अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ रिसोर्सेज में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिसोर्स, दैट इज़ फंड और द मनी। ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज़ और वर्कफोर्स जो होती है हमारी, वर्कर्स, लेबर्स जो इसमें आते हैं। एंड द मटेरियल रिसोर्स या फिजिकल रिसोर्स भी हम जिन्हें कहते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मटेरियल रिसोर्स या फिजिकल रिसोर्स में आती हैं। तो इन रिसोर्सेज को भी हमें अरेंज करना होता है। अरेंज करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर भी बनाना होता है। स्ट्रक्चर कहीं तो जैसे हम फॉर एग्जांपल कि हमें कॉमर्स की क्लासेस शुरू करनी है स्कूल में, ठीक है, सिर्फ अभी हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि हमें 11th और 12th किसी स्कूल में स्टार्ट करनी है कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए अगर हम ये क्लासेस स्टार्ट करने जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी कितनी स्ट्रेंथ होगी। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें कितने रूम्स चाहिए, हमें कितने सेक्शंस बनाने होंगे, उस सेक्शंस में हमें कितनी डेस्क रखनी होंगी, हमें कितने वाइट बोर्ड, मार्कर्स या चौक, ये सारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, और कितने टीचर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कितना सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो जो भी हमारे नेसेसरी रिसोर्स है उनके बारे में हम सोचेंगे। तो ये सब करना ही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब वो जो टीचर्स होंगे और वो जो रूम्स होंगे, उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप भी बनानी होगी, ठीक है, कि कौन सा टीचर किस टाइम पे कौन से रूम में जाएगा, ठीक है, कहाँ उसका लेक्चर होगा, कहाँ उसको क्लास लेनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजिंग की होती हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उसने प्लानिंग के अंडर सेट किए थे उनको अचीव करने में, ठीक है। तो प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम एक तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसको हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होता है, हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। पहले तो जॉब्स क्रिएट करते हैं, उनके लेवल्स भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका बॉस है, ठीक है, किससे ऑर्डर रिसीव करने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं, ये हम कहाँ डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। तो सबको एक क्लियरिटी इन एक्शन आ जाता है। क्लियरिटी इन एक्शन का मतलब ये है कि मैंने उसे ये भी बता दिया कि आपको क्या काम करना है, कहाँ पे करना है और कब करना है, ये मैंने बता दिया। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द जॉब, कि what an employee is required to do, where he is required to do, or when he is required to do such work, ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट पर लिख कर देता हूँ उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें जब मैं उसे बता दूंगा तो उसके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, उसको क्लैरिटी इन एक्शन रहेगी। मैंने उसे ये भी बता दिया कि आपका बॉस कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन कौन से चैनल से और किससे लेनी है,
ठीक है, कौन सा मीडियम होगा, कौन से आपके वो एलोकेटेड कह सकते हैं कि सुपीरियर्स होंगे जिनसे आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है लेनी है, ठीक है, और कहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। तो और आप किसको रिस्पॉन्सिबल हो, आपके काम को कौन जज करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी। तो उसके माइंड में क्या हो गया, क्लैरिटी हो गई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही, कोई चाउस नहीं रही। चाउस मीन्स भी कन्फ्यूज़न ही होता है, कोई चाउटिक सिचुएशंस नहीं रहती है, तो सारा काम ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस काम को करने को ही बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है अगर हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है या हमें अपने टारगेट्स को इजीली अचीव करना है। तो प्लानिंग के बाद क्या शुरू होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम सिर्फ प्लान को इनिशिएट्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्शन उन पर काम होना शुरू होता है। अभी काम हुआ नहीं है, काम शुरू हो रहा है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइनिंग मतलब मैं ये बताता हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, या अगर मैं किसी एम्प्लॉय को बताता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ मैं अपॉइंट करूँगा उनके लिए मेरे को काम तैयार करना है, डिफाइन करनी है उनकी जॉब कि उनको क्या करना होगा। फिर डिफाइनिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग कर दूँगा। जैसे मेरे को अगर स्कूल चलाना है सपोज करो, तो जो साइंस की सब्जेक्ट है वो साइंस डिपार्टमेंट उसका बना दिया, कॉमर्स का कॉमर्स डिपार्टमेंट बना दिया, वैसे ह्यूमैनिटीज़ का अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स होगी, यानी कि जो सिमिलर नेचर की जॉब है उनको एक साथ रख दिया, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस स्टडीज़ का टीचर है वो जाकर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएगा, और जो पॉलिटिकल साइंस का टीचर है वो जाकर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब हो गया कि हर एक डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना, ठीक है। तो सिमिलर नेचर की जो जॉब्स हैं उनको उसी डिपार्टमेंट में जो है हमने एक साथ ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट की जो गुंजाइश है वो नहीं रहनी चाहिए, किसी में भी मतभेद नहीं होने चाहिए रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिगार्डिंग द अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियरिटी हो जाएगी तो हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द सिंपल डेफिनेशन है, यही कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। रिपोर्टिंग रिलेशंस या अथॉरिटी रिलेशंस अमंग देम, कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम। अब इनके क्या होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम जॉब्स डिफाइन कर देते हैं और एलोकेट भी कर देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो जैसे अगर मान लो मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, तो रेगुलरली कई सालों तक या रिपीटेडली मैं यही काम करता रहूँगा, तो मैं इसमें धीरे धीरे क्या हो जाऊँगा, एक्सपर्ट हो जाऊँगा, स्पेशलाइज हो जाऊँगा। या आप भी अगर कोई काम करते हैं घर पे, जैसे गर्ल्स मेनली क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं धीरे धीरे कुकिंग। तो कुकिंग वो शुरू से तो इतनी एक्सपर्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे रिपीटेडली वो उस टास्क को करती जाती हैं परफॉर्म, तो एक दिन क्या हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है उसमें, फिर वो दूसरों को भी सिखाने लग जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ वर्क जो एलोकेट करते हैं किसी पर्सन को अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, हिज एबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किल्स, एजुकेशन, इन सब के आधार पर हम उनको काम देते हैं, सौंपते हैं, एलोकेट करते हैं जॉब्स। तो जब उनको ये काम दिया जाता है तो रिपीटेडली वो यही काम करते हैं, तो वो एक दिन क्या हो जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। और इसी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि उनके काम में क्वालिटी निकल के आती है। तो पहला तो ये हो गया बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस या क्लैरिटी इन एक्शंस भी हम इसे कह सकते हैं। तो जो हमारी क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने बता दिया है एक एम्प्लॉय को या एक पर्सन को कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू, वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क, और कब उसको वो काम करना है। ये सारी चीज़ें अगर उसको रहेंगी क्लियर, और
उसे ये भी पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, कोई जानकारी अगर मुझे लेनी है तो वो कहाँ से मिलेगी, ठीक है, किसको रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेने, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी अगर उसके माइंड में है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इसका ये भी फ़ायदा होता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सारा पता है कि क्या काम करना है, कब करना है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज जब की थी, जब हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, जब हमने अलग अलग जॉब पोजीशंस क्रिएट की थी, तो उन जॉब पोजीशंस का हमने पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया था कि इस पोस्ट पे जो पर्सन काम करेगा उसको ये काम करने होंगे, और ये चैनल होगा जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन होंगी, ये इनके सबऑर्डिनेट होंगे और ये इनके सुपीरियर होंगे, सब कुछ। तो इसमें क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन भी रह गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी के माइंड में, ठीक है, कोई चाउटिक सिचुएशन नहीं होगी। फिर है अडेप्टेशन टू चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अडेप्टेशन टू चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अडेप्टेशन टू चेंज वर्ड जो आया है ये आया बिजनेस एनवायरनमेंट से, और हमने पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस या डायनामिक फंक्शन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डायनामिक फिनोमिना है। वर्किंग जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है दैट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो मैं नॉर्मली पिछले कई वीडियोस में भी दे रहा हूँ, कोविड-19 जो है, ये जो कोरोना वायरस चला हुआ है, इसकी वजह से लॉकडाउन है, बहुत सारी इन्वायरमेंट की हमारी जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग से ये कैसे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजिंग से ये इसलिए रिलेटेड है बेटा कि हम जब कभी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्लासरूम है, क्लासरूम में CBSE या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि क्लास जो है ना वो ऑल्टरनेटिव डेज पर हम लगा सकते हैं। अभी ये बात जो है मतलब अप्लाइड नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है। तो उसमें सपोज करो अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 15 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन आएंगे, नेक्स्ट 15 नेक्स्ट डे आएंगे ऑल्टरनेटिव डेज पर। तो हमारा जो बिजनेस हम जो कर रहे हैं उसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो स्ट्रक्चर उस चेंज को अडॉप्ट कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल। हमें कमी तो करने हैं, डेक्स ज़्यादा थोड़ी करने हैं, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही कभी ज़्यादा भी तो करने पड़ सकते हैं, ऐसे ही कुछ और भी तो सिचुएशन हो सकती हैं। तो हम अपने स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में जब कभी चेंजेस हों तो उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सके। तो हम ऑर्गेनाइजिंग में वैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमें हेल्प करे जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए उनको एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, इजीली। फिर इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने बता दिया कि आपको ये काम करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, और कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज मैंने पहले ही अरेंज कर दिए हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है किसी भी रिसोर्स का। हर एक रिसोर्स को मेरे को पता है कि ये व्यक्ति में या इस एम्प्लॉय में ये वाला हुनर है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, तो ये काम ये बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है, या मेरे पास ये रिसोर्स पड़ा हुआ है, इसको मैं सबसे अच्छे से वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारा काम इस तरीके से होता है। तो क्या होता है बच्चे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। अगर मान लो दिन में मैं 50 यूनिट बना सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, तो मुझे ऐसी जगह पर नहीं लगाया जाएगा जहाँ पर मेरे से 20 यूनिट बनवाए जाएँ, मुझे ऐसी जगह पर ही लगाया जाएगा जहाँ पर 50 यूनिट में बनाऊँ। तो फुलर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ही उस तरीके से बनाया है। मुझे पता है कि ये वाला व्यक्ति इस तरीके से काम करना है, या इस पोस्ट पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा या करेगा, उसको ये काम करना, इस तरीके का व्यक्ति यहाँ पर चाहिए, तो मैं वैसे ही लगाऊंगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। मैंने जैसे अभी एग्जांपल लिया कॉमर्स वाला, कि मान लो अगर क्लास में मेरे को कॉमर्स के सेक्शंस चलाने हैं, तो अगर मुझे लगता है कि मेरे इसमें 30 बच्चे होंगे, तो मैं 30 बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी बनाऊँगा, डेस्क वगैरह अरेंज करूँगा। तो अगर मान लो वहाँ पर 30 ही बच्चे और मैंने वहाँ पर 60 बच्चों की सिटिंग कर रखी है, तो वो मेरा वेस्टेज ही तो हो रहा है,
30 डेस्क तो खाली पड़े रहेंगे, या अगर एक पर 2 भी बैठते तो 15 डेस्क तो खाली रहेंगे। तो उस तरीके से मेरे को रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, उनका डुप्लीकेशन नहीं करना है। तो अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर आता है इसमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्लियरली मेंशन होता है। तो क्लियरिटी इन एक्शन जो हमने पढ़ा है, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई चाओटिक सिचुएशन नहीं है, हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। हमने इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन की में कि एक टीम वर्क हो सके, ठीक है, टीम वर्क हो सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो रिगार्डिंग द अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मुझे तो इतना काम दे रखा है, ठीक है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, या उसको इतनी ज़्यादा पावर दे रखी हो, कुछ नहीं करता। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है अवॉइड किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एलिमिनेट किया जाता है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि मेरा काम जो है जिस वक्त व्यक्ति को मैंने दिया है उससे मैं आंसरेबिलिटी भी रखता हूँ। सपोज करो अगर मुझे कोई काम मेरे बॉस ने दिया है तो उस काम को करने के लिए एक डेडलाइन भी होगी। जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे बॉस मेरे से पूछेंगे ना ये काम क्यों नहीं हुआ, या कितना हो गया है, या फिर आप क्यों नहीं कर पाए, तो मुझे आंसर करना होगा ना। और मुझे इस बात का प्रेशर है कि मुझे सर को जवाब देना होगा, तो मैं काम ढंग से करूँगा। तो वही तो होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सारा काम जो है हमारे सोच के हिसाब से हो रहा है और टाइम पर हो रहा है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनमें तो 2-3 वर्ड्स हैं जिनको की पॉइंट्स या कीवर्ड्स बनाना है इसमें। जैसे यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, सारा जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक कुशल प्रशासन यहाँ पर आता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, कैसे होता है ऑर्गेनाइजिंग में? देखो ऑर्गेनाइजिंग में ना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर सारे मिलकर काम करते हैं। तो मैनेजर जो होता है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा बिजी इंडिविजुअल होता है, बिजी व्यक्ति होता है। क्यों? उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। एवरी एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर हिज गाइडेंस या अंडर हिज मैनेजरशिप। मतलब ये है कि जो भी काम होगा वो उसकी मैनेजरशिप में होगा, देख रेख में होगा। तो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होता है, डिसीजन मेकिंग भी उसकी होती है। तो क्या करता है यहाँ पर डेवलपमेंट में, क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, वैसे तो हम बाद में इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस, बस अभी इतना समझ लो कि जो मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर क्या होता है, उसका जो रूटीन वर्क होता है, रूटीन वर्क में से कुछ जॉब को क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट, मैनेजर के जो नीचे काम कर रहा होता है एम्प्लॉय, उसको कह देता है भाई ये काम आप देख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है वो ओवरलोडेड होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अपने काम के वर्कलोड को कम करने के लिए, या लोड को या बर्डन को कम करने के लिए वो अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। अब इससे 2 फायदे होते हैं। कैसे? एक तो मैनेजर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बाकी के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर ध्यान देने के लिए, ठीक है। अभी जैसे आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल जो भी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो प्रिंसिपल अपना कुछ काम दूसरे टीचर्स या HODs या कोऑर्डिनेटर्स को दे देते हैं। तो प्रिंसिपल का वो टाइम जो बच गया उस काम को दूसरे व्यक्तियों को देने से, उस टाइम को वो यूज़ करेंगे कुछ और अच्छे इम्पोर्टेंट जो मतलब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं या की रिजल्ट एरियाज़ हैं उन पर ध्यान देने के लिए। यानी कि जो टाइम मैनेजर का बचेगा उस टाइम को मैनेजर कहाँ डिवोट करेगा, इम्पोर्टेंट एरियाज़ में, ताकि और अच्छा वो काम कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सके, ठीक है। अब ये तो मैनेजर का फ़ायदा हुआ, लेकिन एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे हुआ? एम्प्लॉय का डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि जो एम्प्लॉय है वो किसका काम कर रहा है, वो अपने मैनेजर का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो मैनेजर का काम कर रहा है, तो मैनेजर का काम करने के लिए तो ज़्यादा नॉलेज चाहिए,
ठीक है, ज़्यादा स्टेमिना चाहिए एक तरीके से, कैपेबिलिटी या एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, स्किल्स ज़्यादा चाहिए। तो अगर ऐसे ही मैनेजर उसको अपना काम देता रहेगा तो एक दिन तो मैनेजर का काम करना उस एम्प्लॉय को आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेलीगेशन जब उसने किया है अपने काम का, मैनेजर ने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के सामने नए नए चैलेंजेस आए ना, और मैनेजर जो होता है वो हर किसी एम्प्लॉय को नहीं करता, उसी एम्प्लॉय को करता है जिसमें उसको लगता है कि हाँ ये काम ये बंदा कर सकता है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल है। तो उस एम्प्लॉय को अपना पोटेंशियल रियलाइज होगा कि हाँ मैं मैनेजर का काम कर सकता हूँ, तो ही कैन टेक द प्लेस ऑफ मैनेजर सम टाइम इन फ्यूचर में वो कभी मैनेजर बन सकता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम थोड़ा बहुत स्कोप छोड़ते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं वो अपना काम दूसरे लोगों को सौंप सके, अपने सबॉर्डिनेट को। तो जब कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को काम देता है तो सबॉर्डिनेट बॉस का काम सीख ही जाएगा एक ना एक दिन तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इसमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये बहुत सिंपल है। देखो मैंने कहा था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हों तो उनको अडेप्ट कर सके। तो उससे ग्रोथ और एक्सपेंशन ऐसे हो जाता है, जैसे सपोज करो आपका स्कूल है, उसमें जितने भी रूम्स हैं, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो स्कूल में एक अलग से 2-3 रूम्स और बन जाएंगे, इजी है बनाना, क्योंकि अभी तो बहुत स्पेस पड़ा हुआ है स्कूल में। 1-2 बसेस भी हम अरेंज कर लेंगे, हम 3-4 टीचर्स भी और अरेंज कर लेंगे। तो वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस को इंक्रीज किया जा सके। हम उसमें और जॉब्स ऐड कर देंगे, जॉब पोजीशंस, जहाँ पहले 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे वहाँ पर अब 1200 एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, ठीक है। हम अलग अलग डिविजन्स बना सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स बना सकते हैं, या हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में मान लो स्कूल 3 बजे तक चलता है, तो 3 बजे के बाद हम उसमें कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, या ग्राउंड पूरा दिन खाली पड़ा रहता है स्कूल के बाद, उसमें हम कोई स्पोर्ट्स अकेडमी चला सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि एक बिजनेस से अलग हम कोई और दूसरा बिजनेस भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है ये सब करने के लिए, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, तो उससे हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ